नमस्कार, मैम हिंदी प्लीज। मैं वैद्या प्रियदर्शनी वापटकडूस और आज मुझे जो विषय दिया है वो है आइडियल विरेचन कर्म एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो एक्चुअली ये विषय जो है इतना बड़ा है कि जो हम कॉलेज में जब पढ़ाते हैं तो एटलीस्ट 10 लेक्चर्स आर रिक्वायर्ड एटलीस्ट। हाँ, लेकिन ऐसा है कि ठीक है, हम एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ये देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम विरेचन कैसे करते हैं और वो आइडियल कैसे होता है। इसीलिए जितने ग्रंथोक्त पार्ट है वो तो मैं दिखाऊंगी नो डाउट, लेकिन उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली हम क्लिनिक में विरेचन कैसे कंडक्ट करते हैं और उसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा कहूँगी। तो विरेचन की व्याख्या सबको पता है, तत्र दोषहरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम। तो जैसे मैंने कहा कि हम ग्रंथोक्त जो पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं रुकने वाले। तो सबको पता है कि अधोभाग हरण करने वाला जो कर्म है उसे विरेचन कहते हैं। एक्चुअली वमन को भी रेचन हम कह सकते हैं, क्योंकि दोषहरण ये बेसिकली रेचन ये शब्द का अर्थ है, लेकिन यहाँ पर हमें अधोभाग हरण ये विरेचन अपेक्षित है, इसीलिए उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो विरेचक द्रव्यों के जो गुण हैं ये सूक्ष्म, तीक्ष्ण, व्यवायी, विकासी, ये सबको पता है। अणुप्रवण भाव, ये बहुत बार ऐसे होता है कि हम बोलते हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता नहीं होता। तो अणुप्रवण भाव इसका मतलब कि सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतस तक जाना और वहाँ से दोषों को लेकर कोष्ठ में आना। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट गुण है विरेचक द्रव्यों में, इसीलिए उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। और दूसरा एक महत्व का गुण यानी कि अधोभाग, जो कि पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान, ऐसा ये गुण है जिसकी वजह से अधोभागहरण होता है। अभी जैसे कि विरेचन हमें कौन कौन से अवस्थाओं में हम कर सकते हैं, श्लोक सबको पता होगा, लेकिन एक और भी ये जो मैंने लिस्ट दिए है इसके आगे भी और बहुत व्याधि है, लेकिन एक जनरलाइज अगर हम एक ओवरलुक करते हैं तो जैसे कि उत्कृष्ट पित्त है, जैसे कामला है, विसर्प है, उसमें हम विरेचन कर सकते हैं। कफस्थानगत पित्त अगर है तो जैसे कि ज्वर है या स्तन्य दोष है उसमें हम विरेचन कर सकते हैं। कफ संसृष्ट पित्त है उसमें हम कर सकते हैं। अगर दोषों की गति हमें विरुद्ध करनी है, रक्तपित्त जैसे ऊर्ध्वग रक्तपित्त में, तो उसमें हम विरेचन कर सकते हैं। शोधन साध्य जो व्याधि है कि जो बहुदोषावस्था उसमें है, जैसे कुष्ठ है, प्रमेह है, उदर है, तो उसमें हम विरेचन करते हैं। पक्वाशयगत दोष जैसे कि कृमि है, विबंध है, तो उसमें हम विरेचन करते हैं। वात विकार जैसे वातस्य उपक्रमा स्नेहा स्वेदा संशोधन मृदु, ये संशोधन यानी कि मृदु अनुलोमन या विरेचन है। तो पक्षाघात जैसे व्याधियों में हम कर सकते हैं, वातरक्त जैसे व्याधियों में हम विरेचन कर सकते हैं। या रक्त प्रधान या रक्तजल व्याधि है जैसे कि प्लीह है, विसर्प है, नीलिका है, व्यंग है, तो इसमें भी हम विरेचन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट लिस्ट है, क्योंकि 1 घंटे में मुझे ये सारा टॉपिक एक यानी कि एक पूरा हमें सिर्फ ख़त्म नहीं करना लेकिन समझ में लेना है। तो इसलिए हम आगे जाते हैं। जैसे कि नहीं, जब हमें लिमिट पता होती है कि किसमें हम नहीं कर सकते, आयुर्वेद महान है सिर्फ ये बोलकर नहीं होता, हमें हमारी लिमिट भी पता होना बहुत ज़रूरी होती है कि कौन से अवस्था में हम विरेचन नहीं कर सकते। तो ये कुछ अवस्थाएं जैसे कि आमदोष, अग्निमांद्य, बहुकफावस्था है या बहुवातावस्था है जैसे कि अतिकार्श है या क्रूरकोष्ठी रुग्ण है बहुत, तो इसमें हम विरेचन नहीं कर सकते। गुदगत व्याधि है जैसे कि सुभगम, मुक्तनाल या क्षतगुद, तो इसमें भी हम विरेचन नहीं कर सकते। या गति सामान्य जैसे कि अधोग रक्तपित्त है, तो उसमें भी हम विरेचन नहीं कर सकते। तो कुछ ये यहाँ पर एक उदाहरण के स्वरूप में मैंने लिखा है कि इस प्रकार की कुछ व्याधियाँ हैं जिसमें हम विरेचन नहीं कर सकते। अभी हम डायरेक्टली वी विल मूव टू द विरेचन कर्म। तो ऑफकोर्स जैसे आपको पता है कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ये 3 भाग में हमारा कोई भी कर्म है तो वो डिवाइड होता है। तो पूर्व कर्म में जैसे कि रुग्ण सिद्धता और औषध सिद्धता, ये हमेशा 2 भाग होते हैं। तो रुग्ण सिद्धता में रुग्ण परीक्षण, अर्हता अनर्हता, कोष्ठ अग्नि परीक्षण, स्नेहपान, जो मैंने रेड कलर में लिखा है उनका विचार आज हम करेंगे। बाकी का जो है रुग्ण परीक्षण, अर्ह अनर्ह, वो ऑलरेडी हमने देखा है। कोष्ठ अग्नि परीक्षण इसके पहले वाला जो वमन का सेमिनार हुआ था, CME हुई थी, तो उसमें भी कोष्ठ अग्नि परीक्षण हो चुका है। तो इसीलिए डायरेक्टली जो रेड कलर के हैं वहाँ पर हम जाएंगे। पूर्व कर्म में स्नेहपान कैसे करते हैं, ये भी वमन के जब वमन हुआ था तब हुआ होगा। तो आइदर स्नेहपान और विचारणा, तो स्नेहपान यही श्रेष्ठ है, लेकिन जब रुग्ण स्नेहपान नहीं कर सकता तो हमें विचारणा का विचार करना होता है
इसीलिए आज आयोजकों ने मुझे कहा था कि थोड़ा सा एक विचारणा के ऊपर आपको कहना है। इसीलिए विचारणा, बाह्य स्नेह स्वेदन सबको पता है, स्नेह विश्राम, विश्राम दिन में आहार कौन सा होता है, स्वस्ति वाचन, क्योंकि मानसोपचार बहुत इंपॉर्टेंट है। और वमन मैंने लास्ट लिखा है, लेकिन क्योंकि लास्ट इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि हर बार हम पहले वमन करना है आइडियली और बाद में विरेचन के लिए जाना है, लेकिन हर बार ये संभव नहीं होता। स्पेशली शरद ऋतुओं में जो वमन हम करते हैं तो उसमें बहुत बार हम डायरेक्टली विरेचन की तरफ जाते हैं। इसीलिए वमन आपको पता होना चाहिए कि वमन पहले करना होता है, नहीं तो ग्रहणी गदह हो सकता है। इसीलिए वो मैंने एक हाईलाइट किया है, लेकिन अदरवाइज आज उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले। दूसरा जो औषध सिद्धता है, तो विरेचन प्रकार यानी कौन से विरेचन का आपको इस्तेमाल करना है, औषध कौन सा उपयोग में लाना है, विरेचक द्रव्य बहुत बार हम समझते हैं कि हाँ इससे हम विरेचन करेंगे और विरेचन के दिन वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती या वो बहुत कम हो जाता है, तो वो हमें पहले से ही पता होना आवश्यक है। स्नेहपान का जो घृत है वो कितना लगने वाला है, वो उतनी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये पता होना बहुत आवश्यक है। और अत्ययिक अवस्था ऐसे होनी नहीं चाहिए व्यापद, लेकिन अगर सिद्धि स्थान में इतने व्यापद दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि वैद्य कभी कभी गलत हो सकता है, उसका अंदाज कभी कभी गलत हो सकता है, कभी कभी रुग्णों से कुछ अलग सी चीज़ हो सकती है और जिसकी वजह से व्यापद उत्पन्न हो सकता है। तो अगर व्यापद उत्पन्न होता है तो बाद में म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खणणं ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास पहले से ही अत्ययिक अवस्था अगर होती है तो उसके लिए जो द्रव्य लगने वाले हैं उसकी उपलब्धि होना बहुत आवश्यक है। तो हम डायरेक्टली अभी रुग्ण सिद्धता की ओर जाएंगे और उसमें विचारणा, जैसे मैंने कहा बाकी के पॉइंट्स आपको पता है, विचारणा की ओर जाऊंगी। तो विचारणा पहले जो सारे दिए हैं ओदन से लेकर भक्षम तक, तो ये सारे कुछ अन्नपान अन्न द्रव्य है। तो जैसे हमें पता है कि हम जब ब्रूहण स्नेहपान करते हैं तो वो अन्न के साथ करते हैं, तो ये सारे जो है ये ब्रूहण स्नेह में हो सकते हैं। लेकिन अभ्यंग, बस्ती, उत्तर बस्ती, ये जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो रूट है ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, इट इज़ अदर देन द ओरल रूट। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ शमन या ब्रूहण के लिए नहीं है, कुछ अलग विचार भी उसमें हो सकता है। तो उसमें मैंने जो उपयोग में लाया था वो बस्ती था, तो बस्ती के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्नेह विचारणा अर्ह अनर्ह जो अर्हता जो लिखी है, तो स्नेह द्विष ये शब्द के ऊपर आपका ध्यान आप दे दो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है रुग्ण जब हमारे पास आता है तब वो एक 50-100 तक कैसे भी करके जाता है, लेकिन 100 के बाद का जो स्नेहपान है तो रोज मॉर्निंग में 6:30-7 बजे फ़ोन आएगा कि नहीं जा रहा है या उल्टी हो रही है या कुछ भी। तो इस तरीके के या बहुत सारे पेशेंट ऐसे होता है कि वो घी पसंद ही नहीं करते, उन्हें एवर्जन होता है, ऐसे भी रुग्ण होते हैं। तो अगर ऐसे रुग्ण हैं तो इसका मतलब आप उनका वमन या विरेचन नहीं करोगे। यहाँ पर मनीषा जाधव मैडम है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उनका ही एक पेशेंट था कि जिनको घृतपान करने के तुरंत बाद श्वास का वेग आता था, कास उत्पन्न होता था, तो उनको हमने अनुवासन देकर वमन हुआ था उनका, और उनके रिजल्ट मैम का ही पेशेंट था, तो अनुवासन देकर वमन भी मैंने किया है। तो आज तो विरेचन है, तो स्नेह द्वेषी ये मुझे एक पहले बोलना था, बाकी का तो आपको पता है और आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली स्नेह द्वेषी रुग्ण हमारे पास बहुत आते हैं, तो अच्छा स्नेह ही अच्छा है मैं बार बार कहूँगी, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ उसका ऑल्टरनेटिव अगर निकालना है तो हम विचारणा का विचार ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अन्नपान के साथ वो नहीं हो सकता, क्योंकि 250 अगर ml घृत है तो आप ओदन कितना दोगे, तो इसका मतलब घृत की टेस्ट आगे आएगी, तो ये हम नहीं कर सकते। तो वो ब्रूहण के लिए ही ये सारे अन्न द्रव्य है। लेकिन बाकी के जितने सारे विचारणाएँ हैं तो वो विचारणा का उपयोग, स्पेशली बस्ती का उपयोग, क्योंकि बस्ती ये इंटरनल रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसे डल्लन ने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। तो जैसे ओरल रूट है वैसे ही एनल रूट है, तो ये हमें सबको ध्यान रखना है। इसीलिए अनुवासन बस्ती के साथ वमन या विरेचन हम कर सकते हैं। अभी ये कुछ रेफरेंसेस में फास्ट लेकर जाऊंगी, क्योंकि आज विचारणा के ऊपर ये लेक्चर नहीं है, लेकिन बस्ती का कर्म कैसे होता है ये जब हम देखते हैं तो दोषचयम विलोड्य और संस्नेय कायम, इसका मतलब है कि पूरे शरीर में वो स्प्रेड हो रहा है, परिसर्पण हो रहा है और काय को संस्नेह कर रहा है। तो स्नेहपान का जो उद्देश्य है कि वो संस्नेह करता है पूरे शरीर को, उसी तरीके से यहाँ पर अनुवासन से भी पूरे शरीर को संस्नेहन होता है, ये मुझे यहाँ पर दिखाना है। और बाकी के जितने सारे रेफरेंसेस है तो हमें जैसे पता है कि मूल में यानी इरिगेशन अगर मूल में भी है तो भी
पूरे वृक्ष में टेंडर लीफ तक या फ्रूट्स तक, फ्लावर्स तक, सब जगह पर वो इरिगेशन चला जाता है। जो भी आपने खाद उसमें दिया है तो वो पूरे वनस्पति को मिलता है। ये सारे रेफरेंसेस उसी के लिए है। तो इसका मतलब अगर हमने अनुवासन रेक्टम में या पक्वाशय में भी अगर हम देते हैं तो उसका परिसर्पण पूरे शरीर में हो जाता है, ये दिखाने के लिए ये है। अभी बस्ती का उत्क्लेशन कर्म, जैसे हमें हमेशा पता है कि 1 पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पर उत्क्लेशन यानी सिर्फ ये नहीं है, मुझे पता है, लेकिन एक समझ में आना चाहिए कि उत्क्लेशन का मतलब क्या है। तो वो उत्क्लेश होता है, इसका मतलब क्या है, तो ये दिखाने के लिए सिर्फ ये स्लाइड मैंने यहाँ पर रखी है। तो परिसर्पण का तो हमने देखा। दूसरा जो है कि हपुषादी, ये एरंड बीज मधु का ये जो बस्ती है सुश्रुत में आया हुआ, उसके ऊपर मोनिका मैडम का बहुत काम है। तो ऐसा है कि उत्क्लेशन बस्ती है, उसके बाद शोधन बस्ती है और उसके बाद शमन बस्ती है। तो इसका मतलब कि बस्ती से उत्क्लेशन हो सकता है। ये मेरा जो एक सेंटेंस है उसे पुष्टि देने के लिए ये सारे रेफरेंसेस यहाँ पर है। और तीसरा जो है कि स्नेह बस्ती अगर हमने कंटिन्यूअसली बड़ी मात्रा में अगर हम देते हैं तो उसकी वजह से अग्निवध या दोषोत्क्लेश होता है। इसका मतलब स्नेह बस्ती में दोषों का उत्क्लेश करने की क्षमता है। तो ये सिर्फ बताने के लिए ये स्लाइड है या ये रेफरेंसेस है। तो मैंने आज तक अनुवासन और विरेचन इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट्स किए हैं। और शिरोधारा और विरेचन ये एक अलग सा विचारणा का प्रकार है। तो उसमें भी ये मनोवसात खंडित निद्रा या मेनोपॉजल जो सिंड्रोम आता है उसमें भी मैंने शिरोधारा और विरेचन इसका उपयोग मैंने किया है। तो ये कुछ उसमें से थोड़े से व्याधि है जिसका उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यानी कि ये हमारा विचारणा स्नेहपान ऑब्लिक विचारणा, ये जो एक पॉइंट था तो ये हमारा अभी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और दूसरा उसके बाद का जो पॉइंट था स्नेह विश्राम काल पूर्व कर्म में ही, तो हमें ये हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि वमन के बाद कितने दिन के लिए रुकना है, विरेचन के लिए हमें कितने दिन के लिए रुकना है। तो स्नेह विश्राम काल में क्लियर कट लिखा है कि जंतु त्रिरात्रो परतः पिबेत, या अष्टांग हृदय का जो रेफरेंस है उसमें लिखा है कि स्निग्धः त्र्यहम कुर्यात विरेकः। तो इसका मतलब है कि 3 दिन, ये तो क्लियर है। लेकिन चरक का जो रेफरेंस है यहाँ रात्रो परतः लिखा है। तो बहुत बार बहुत सारे वैद्य भी यानी कि बड़े बड़े जो बहुत दिग्गज है या बहुत सालों से उनकी प्रैक्टिस है, तो उनका भी कहना यह है कि स्नेहपान का जो लास्ट डे है उस दिन वो 1 रात्र और उसके बाद के 2 रात्र ऐसे करके हमें विरेचन देना है। इसका मतलब स्नेहपान खत्म हुआ, उसके बाद 2 दिन का विश्राम और उसके बाद हमने विरेचन किया। अष्टांग हृदय का जो रेफरेंस है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि 3 दिन, यानी कि स्नेहपान खत्म हुआ, उसके बाद हम 3 दिन रुके और चौथे दिन हमने विरेचन दिया। तो ये दोनों प्रकार से आप करके देखिए, दोनों प्रकार से ही बहुत अच्छे से विरेचन होता है। मैंने कोशिश की थी कि दोनों में कंपेयर करने की, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे तो इसके एमडी के लिए या ऐसे भी आप उसके लिए ये विषय ले सकते हो, लेकिन उसके वेरिएबल्स आपको एकदम सेम रखने होते हैं। क्लिनिक में थोड़ा वो प्रॉब्लम आता है कि जो पेशेंट हमारे सामने आता है उसे हमें ये करके देखना पड़ता है, लेकिन एमडी में तो ये हम कर सकते हैं कि जिसका व्याधि एक ही है, एक जनरलाइज उसका कोष्ठ सेम है, ऐसे कुछ एक क्राइटेरिया वेरिएबल सेम रखकर आप 3 दिन और 2 दिन रुक कर फिर बाद में विरेचन अगर देते हो तो उसमें क्या फ़र्क आता है ये आप ज़रूर देख सकते हो। तो लेकिन जहाँ तक मैंने किया है तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं मिला है। अच्छे वेग 3 दिन रुकने के बाद भी आता है और अच्छे वेग 2 दिन रुकने के बाद भी आता है। तो ये था कि कितने दिन रुकना है, तो ये 2 दिन या 3 रात्र या पूरे 3 दिन रुकना है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। तो ये सबको पता होना बहुत आवश्यक है। उसके पहले आज स्नेहपान कंप्लीट हुआ और कल हमने विरेचन दिया, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि दोषों की उपस्थिति कहाँ है, उत्क्लेश जब मैंने कहा तो दोष उपस्थित कहाँ है, तानि उपस्थित दोषाणाम ऐसे क्लियर कट कहाँ है। तो आमाशय में जब दोष होते हैं दूसरे दिन 1 दिन विश्राम के बाद तब हमें वमन करना है, और उसके बाद जब ग्रहणी पक्वाशय स्थित दोष हो जाते हैं तब हम विरेचन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि कितने दिन हमें रुकना है, ठीक है। तो इसीलिए ये रेफरेंस मैंने दिया, क्योंकि क्लिनिक में ऐसे होता है। मेरी ही एक फ्रेंड है, उनका वमन पोस्टेड था और वमन कल वमन है और आज उनकी मौसी का देहांत हुआ और उनको उनके माँ को लेकर जाना पड़ा उनके गाँव में। अभी ऐसे हुआ कि कल वमन है, स्नेहपान हो चुका है, स्नेहन स्वेदन हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं। और तो कुछ यानी कि बाद में फिर से रुक्षण और बाकी का यही करना पड़ता था, क्योंकि दोषों का उत्क्लेश तो हो चुका है।
अभी वो कल तो वमन नहीं कर सकते, 101% नहीं कर सकते। ऐसे क्लिनिक में बहुत बार ऐसे अनुभव आते हैं, तो क्या करना है, तो सिर्फ मैंने इतना ही कहा, अभी एक ही काम कर सकते हैं कि जब तक आप वहाँ पर 1-2 दिन, कुछ दूसरे दिन वो वापस आने वाले थे, एक्चुअली इतना यानायान भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कुछ अवस्था ऐसी हो जाती है। तो 2 दिन यानी 3 दिन हम बीच में रुके, फिर से हमने स्नेहन स्वेदन उनको अच्छे तरीके से किया और बाद में उनका विरेचन हुआ, क्योंकि कुछ दूसरा पर्याय ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने कहा कि दोषों की उपस्थिति फिर हमें थोड़ी सी बदलनी होती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते कभी कभी क्लिनिक में भी, ठीक है। तो उसके बाद जो है स्नेह विश्राम आहार व्यवस्था, तो यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूजन लोगों में दिखता है। तो जो पहले दिन का हल्का आहार, ये तो हम बोल देते हैं, लेकिन हल्का आहार यानी उसमें यूष प्रधान होना चाहिए। रुग्ण अगर नॉनवेज है तो नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें हम जांगल रस का मौसर रस दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आपने अम्ल संयुक्त करके दिया तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए कोकम शरबत या नींबू शरबत व विरेचन के पहले दिन एक 4-5 गिलास यानी कि 1 लीटर तक अराउंड दिन भर में लेने के लिए मैं बोलती हूँ। तो वो भी गर्म पानी में बनाया हुआ ऐसा नींबू शरबत हम ले सकते हैं, जो कि अनुलोमन के लिए मदद करने वाला है। इसमें भी फिर से एक थोड़ा सा अलग सा एक शेड है, जैसे कि सुश्रुत ने कहा है कि फलम अम्ल उष्णोदकम चैनम अनुपाययेत, ये तो उन्होंने कहा है, ये सही है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि कफ जयार्थम आहु, यानी कि कुछ लोगों का कहना यह है कि कफ की वृद्धि नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इस तरीके का आहार करना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना ऐसे है कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है चरक सिद्धिस्थान का जो रेफरेंस है, तो स्निग्ध ही कफ अवृद्धि करई ही विरेच्यैहि, तो कफ की वृद्धि नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का आहार हमारा होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिए। बहुत बार ऐसे होता है कि उड़ीद वड़ा खाने के लिए बोलते हैं, उड़ीद वड़ा यानी कि उड़ीद ये मल वृद्धि कर है, नो डाउट, लेकिन उसकी वजह से कफ वृद्धि हो जाती है और जिसकी वजह से फिर यानी कि मल प्रवृत्ति या विरेचन के वेग अच्छे नहीं आते कभी कभी। तो इसीलिए ये हमें ध्यान में रखना है कि मुद्गयूष जैसा यूष पान ये करना या जांगल रस, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो भी अम्ल भावित, या जैसे मैंने कहा कि कोकम शरबत या नींबू शरबत, इसका पान हम कर सकते हैं। तो इसका रेफरेंस क्यों है यानी कि कफ अवृद्धि करई ही, यही क्यों है, क्योंकि अगर श्लेष्म वृद्धि है, जो ये चरक सिद्धिस्थान का रेफरेंस है, तो अगर कफ की वृद्धि है तो वहाँ पर विरेचन नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ वमन होगा, इंस्टेड ऑफ विरेचन। आपने भले ही विरेचक औषध दे दी तो भी वमन होने वाला है। तो ये हम व्यापद में देखने वाले हैं, लेकिन ये इस तरीके की कंडीशन होती है, इसीलिए ये आहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद पूर्व कर्म में ही अभी औषध सिद्धता यानी रुग्ण सिद्धता तो हमारी कंप्लीट हो गई, हम औषध सिद्धता की ओर आते हैं। तो औषध सिद्धता में भी कौन सा विरेचन हमें देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूर्व कर्म में ही हमें सोचना होता है कि हम कौन सा विरेचन देने वाले हैं। कल विरेचन का दिन है और फिर अब अगर आज हम सोच रहे हैं अभी हम क्या करने वाले हैं, तो ये नहीं हो सकता। रुग्ण परीक्षण में ही हमें ये देखना होता है कि कौन सा देना है, क्योंकि स्निग्ध अगर रुग्ण है बहुत तो उसमें रुक्ष विरेचन देना है, बहुत ही रुक्ष क्रूरकोष्ठी ऐसा अगर रुग्ण है तो उसमें स्निग्ध विरेचन देना है। ये हमें पहले से पता होना आवश्यक है। या जैसे कि पित्त प्राधान्य अगर है तो कषाय मधुर द्रव्य होनी चाहिए, और कफ प्रधान अगर है तो कटु रसात्मक द्रव्यों का उपयोग ज़्यादा होता है, या वात प्रधानता है तो स्निग्ध और लवण और उष्ण इस तरीके के द्रव्य होना आवश्यक है। तो यह औषधि सिद्धता पहले से ही पता होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि विरेचन का कौन सा प्रकार आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे कि अनुलोमन ही सिर्फ देना है जैसे हम रोज के रुग्णों में देते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि गंधर्व ऋतकी से इस रुग्ण का मुझे विरेचन करना है, इस तरीके का रुग्ण मेरे पास रेफर होकर आया था। तो सबको ये समझ लेना चाहिए कि हरितकी यह अनुलोमन करने वाला द्रव्य है, ये विरेचक कैटेगरी का द्रव्य नहीं है। तो 5 ml उस रुग्ण ने 5 ml 10 ml 15 ml 3 दिन का स्नेहपान किया था, और वो मेरे पास आया था कि सर ने अभी कहा है कि मुझे विरेचन देना है और गंधर्व ऋतकी आपसे देने के लिए मुझे कहा है। तो इस तरीके के और विरेचन है, ऐसा रुग्ण आया था कि वो विरेचन उसे करना था। तो मुझे गंधर्व ऋतकी की मात्रा कितनी देनी होगी, और बेसिकली हरितकी ये विरेचन करने वाला द्रव्य या अनुलोमन करने वाला द्रव्य है। तो ये जो कैटेगरी जो कॉलेज में ही हम भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये हमें याद रखना बहुत आवश्यक है कि अनुलोमन करना है, हमें स्रवसन करना है, भेदन करना है या विरेचन करना है। तो विरेचन, भेदन, स्रवसन ये 3 कैटेगरी हम विरेचन के दिन
अनुपान के स्वरूप में या डायरेक्टली मेडिसिन के स्वरूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अनुलोमन जो है, ये जो नित्य हम रुग्णों को देते हैं उस तरीके का वो होता है। बात इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि सबको इसकी व्याख्या पता है और अनुलोमन का मतलब क्या है, विरेचन का मतलब क्या है, ये सबको पता है। अभी जो दूसरा है कि विविध विरेचक कल्प, क्योंकि कौन सा कल्प का प्रयोग हमें करना है, तो कल्याण गुड़, त्रिवृत लेहम ये बहुत कॉमनली यूज होने वाले द्रव्य है। तो कौन सा भी रुग्ण अगर हमारे सामने और कोई भी मेडिसिन जो अवेलेबल है वो हमने दे दिया, ऐसे नहीं होता। कल्याण का गुड़ है तो बीज शुद्धि के लिए भी, जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं और जिनको हम विरेचन करते हैं, या कफ पित्त जो कुष्ठ है उसके कंटेंट्स आप देखिए, कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली एक उसका चार्ट बनाइए। ऑफकोर्स प्रत्येक द्रव्य का उपयोग और कॉम्बिनेशन का उपयोग अलग अलग होता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया तो हमें ज़रूर आती है कि आज ये विषय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इसे इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ। लेकिन कल्याण का गुड़ है या त्रिवृत लेहम है, तो ये किसमें हमें इसका प्रयोग करना चाहिए? अवलेह स्पेशली, ये पित्त प्रधान जब अवस्था है तब हम देते हैं, वात प्रधान अवस्था में पान के लिए देते हैं, लेहन के लिए पित्त प्रधान अवस्था होती है। तो यहाँ पर जो है रुद्र विरेचन है, सुकुमार, शिशु, वृद्ध या कोई भी अगर आपके पास यानी कि रुग्ण है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो त्रिवृत लेहम इज द ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि त्रिवृत ये बेसिकली अनपायित्वात है, इसीलिए उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अभयादि मोदक, एक बार ऐसे हुआ था कि एक वैद्य ने मुझे कहा था कि मैं एक मृदु अनुलोमन के तौर पर अभयादि का यूज़ करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। तो ये सबको ध्यान देने वाली बहुत आवश्यक चीज़ है कि आपने कौन सा द्रव्य का प्रयोग किया है और किसके लिए किया है। जैसे विरेचन के लिए गंधर्वरी तक ही नहीं दे सकते, उसी तरीके से अनुलोमन के लिए अभयादि मोदक भी नहीं दे सकते। रोज के रोज अभयादि मोदक दिया था, इस तरीके के रुग्ण आते हैं तब ये इसका इम्पोर्टेंस है वो अंडरलाइन हो जाता है। इच्छावेदी तीक्ष्ण विरेचन है, कपिला आर्यवत जैसे जो द्रव्य है जिसमें भेदन और श्रंसन प्रकार के द्रव्य है। तो क्रूरकोष्ठी रुग्ण या कफवातज अगर अवस्था है, क्योंकि कोष्ठ परीक्षण करने के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से द्रव्य से इसे विरेचन देना है। इसके लिए जैसे ऋतुनुसार विरेचन, बहुत बार ऐसे होता है कि हेमंत में हम विरेचन नहीं करते, इसमें नहीं करते, उसमें नहीं करते, ठीक है नहीं करते आइडियली, लेकिन ऐसा है कि रुग्ण आपके सामने आया है तो आप ऐसे नहीं ना कह सकते कि अभी आप शरद ऋतु तक रुको, ये हेमंत ऋतु चल रहा है, इसका मतलब पूरा 1 साल अभी जाना बाकी है। ऐसे हम नहीं कर सकते। अगर उस व्याधि की डिमांड है, बहुदोषावस्था है, तो उसी समय हमें वमन या विरेचन जो भी शोधन है वो करना होता है। और वो अगर करना है तो एटलीस्ट ग्रंथ देखिए कि उसमें अनुपान के स्वरूप में या डायरेक्टली विरेचक द्रव्यों के स्वरूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो वर्षा, शरद, हेमंत और ग्रीष्म, इसका डायरेक्टली रेफरेंस अगर हमारे सामने रेडी रेकनर है, सिर्फ इतना ही हमें करना है कि ये देखकर हमें इसका प्रयोग करना है बस, ठीक है। तो इसीलिए ये एक ऋतु के अनुसार विरेचन के योग है। यह अनुपान के भेद है, बहुत सारे अनुपान आए हुए हैं, हम देते हैं, नॉट नेसेसरी कि हमेशा गर्म पानी ही हमें देना है, बिल्कुल ही नहीं। तो जैसे कि पित्त प्रधान अगर व्याधि है तो द्राक्षा, काश्मीरी त्रिफला क्वाथ हम दे ही सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं। क्षार यानी यवक्षार उसमें, सॉरी क्षीर है उसमें, तो दूध दे सकते हैं। तो इसका प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं, बहुत ही ईजी है अनुपान के स्वरूप में देना। जैसा कि दूसरा है वात प्रधान कोष्ठ, तो अम्ल द्रव्य कांजी से विरेचन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। कांजी अवेलेबल भी है मार्केट में और कांजी से हम दे भी सकते हैं। उसके बाद यानी कि अनुपान के स्वरूप में कांजी देना है। फिर है जैसे कफ प्रधान कोष्ठ है तो कांजी है, पंचकोल है, चित्रक है, गोमूत्र है। गोमूत्र का तो आप यूज़ कर ही सकते हो। अगर वो नहीं करना है तो जैसे गोमूत्र हरितकी जैसे कुछ द्रव्य है तो वो मुख्य द्रव्यों के साथ वो आप दे सकते हो। फिर दूसरा है जैसे सर्वव्याधि में सुख विरेचन कषाय, मामा गोखले जी का जो पुस्तक है चिकित्सा प्रदीप, उसमें इसका पाठ है। और जैसे मैंने कहा कि त्रिवृत लेहम जनरलाइज सबको चल सकता है, उसी तरीके से ये सुख विरेचन कषाय भी सबके लिए हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं। कोष्ण जल भी सबके लिए, लेकिन शीतल जल जैसे कुछ अपवादात्मक है जैसे अभयादि मोदक, उनको शीतल जल का डायरेक्टली उल्लेख है तो वहाँ पर हमें शीतल जल का ही प्रयोग करना है। तो शीतल जल यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर, शीतल जल यानी फ्रीज का वाटर नहीं, ठीक। अभी हम प्रधान कर्म की ओर आ रहे हैं। पूर्व कर्म मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है। तो प्रधान कर्म में विरेचक औषधि का सेवन जो है तो वो कब करना है, तो अर्थात यहाँ पर वमितम ही पहले लिखा है जैसे मैंने कहा, उसके बाद संसर्जन, संसर्जन के बाद नॉर्मल डाइट, नॉर्मल डाइट के बाद फिर से स्नेहन स्वेदन, अभ्यंतर स्नेहपान, ये सारा होने के बाद श्लेष्म काले गते ज्ञात्वा। तो बहुत बार ऐसे होता है कि 6 बजे ही विरेचन का औषध दिया जाता है,
तो उसके पहले आपने स्नेहन स्वेदन कब किया, यानी रुग्ण कब आपके पास आया, स्नेहन स्वेदन कब हुआ, फिर आपने विरेचन औषध कब दिया, ये सारी चीज़ें होती है। तो श्लेष्मकाले गते ज्ञात्वा एक जनरलाइज अगर हम उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं तो जैसे कि एक 6 से 10 तक मॉर्निंग में ये एक कफ का काल हम मानते हैं, 10 से 2 तक ये पित्त का काल हम कहते हैं। तो एकदम 10 नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक 8:30-9 के दरमियानी हमें ये सारी मेडिसिन जो है, विरेचक औषध जो है उसका पान रुग्णों को करना है। उसके पहले स्नेहन स्वेदन होना बहुत आवश्यक है और स्नेहन स्वेदन के बाद श्लेष्मकाले गते ज्ञात्वा ये जानकर हमें विरेचन का जो भी औषध है उसका पान रुग्णों को करना है। और ये जो है तो मैं ये कहूँगी कि ये जो औषधि पान है बहुत सारे वैद्य रुग्णों को कहते हैं कि ये घर में जाकर आपको करना है, 10 बजे आपको या कुछ 9 बजे ये औषध आपको लेना है। तो ऐसे हुआ है मेरे ही साथ कि वो रुग्ण ने मना किया था और मेरे क्लिनिक का भी काम चल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है रुग्ण ज्ञापक है वो समझ लेगा, उसे मैंने घर में त्रिवृत लेहम दिया और सुख विरेचन कषाय दिया था। और उसका फ़ोन आया वो भी 2 बजे कि मुझे विरेचन का एक भी वेग नहीं आया। मैंने बोला ऐसे कैसे हुआ, आपने त्रिवृत लेहम कितना लिया? तब उसने कहा कि ये क्या होता है मुझे नहीं पता, वो काढ़ा आपने दिया था वही मैंने लिया। तो सुख विरेचन कषाय का ही सिर्फ उसने पान किया था, त्रिवृत लेहम का पान किया ही नहीं था, तो यानी कि उसका अवलेह का ये लिया ही नहीं था। तो विरेचन कैसे हो सकता है? तो इस तरीके के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या कुछ अलग अलग हमारे पेशेंट ही सिखाता है कि ये आपका गलत था। पेशेंट के जो द्रव्य देने हैं विरेचन के आपके सामने आपको रुग्णों को देने हैं, ये हमेशा याद में रखिए। और विरेचन जब हो रहा है तब भी रुग्ण आपके सामने होना बहुत आवश्यक है। मेरे नेक्स्ट स्पीकर्स अभी डे केयर के बारे में भी बताने वाले हैं, तो भले आईपीडी ना हो लेकिन डे केयर होना बहुत आवश्यक है ताकि विरेचन का पेशेंट आपके सामने रहे, आपके सामने वो द्रव्य ले ले और आपके सामने उसका विरेचन हो जाए। क्योंकि अगर विरेचन बाद में हम देखेंगे कि अयोग अतियोग जो भी कुछ होगा, अगर अयोग है उसमें कुछ द्रव्य और ऐड करने हैं तो आपके सामने है ना रुग्ण, आपको आप दे ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमेशा याद में रखिए। सम्यक योग आदि परीक्षण में जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है, हमें पता है कि एक सम्यक योग होता है, अतियोग होता है, हीन योग होता है और मिथ्या योग होता है, लेकिन वमन विरेचन में मिथ्या योग नाम की कोई चीज़ नहीं है। अयोग में ही ये सारी प्रोसीजर बताइए, क्योंकि अयोग है तो प्रतिलोम्य, इसका मतलब विरेचक औषध दिए और वमन हुआ तो ये प्रतिलोमन हुआ, इसका मतलब पित्त का जो विरेचन था, जो शोधन था वो नहीं हुआ, इसीलिए वो अयोग में ही कंसिडरेशन उसका हो जाता है। और अतियोग तो सबको पता है, सम्यक योग भी सबको पता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसे क्या एग्जैक्टली हुआ है, कौन सा व्यापद हुआ है, अयोग है या अतियोग में ये व्यापद की हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिर उसका असेसमेंट करके फिर उसका कंट्रोल करना होता है। और मॉनिटर और रिव्यू ये होने के लिए पेशेंट आपके सामने होना बहुत आवश्यक है। तो ये हमेशा याद रखिए। सम्यक योग के लक्षण सबको पता है कि आंतिकी, वैगिकी, मानिकी, उसमें भी मैं कहूँगी कि मानिकी का ये काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने भी बहुत पेशेंट का नहीं किया है, 1-2 पेशेंट का प्रयास किया था करने का, लेकिन ज़्यादा ये नहीं हो पाया। और लैंगिकी का सबको पता है, तो ये और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जो व्यापद है यहाँ पर, ये व्यापद के स्वरूप में नहीं आया है अष्टांग में, लेकिन उन्होंने क्लियर कट इसका मेंशन अगर किया है तो ये और दिखाई भी देता है। तो ये देखने वाली बात है कि अगर वेग आपने 8:30 बजे दिया है तो मैक्स टू मैक्स 10:30, मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक वेग स्टार्ट होना आवश्यक है। अगर इसके आगे चले जाते हैं तो अच्छे से विरेचन के वेग नहीं आते। इसीलिए अगर वेग नहीं आ रहे हैं तो बीच बीच में रुग्ण को उष्ण अम्बुपान करना आवश्यक है। हॉट वाटर बैग, यहाँ पर उन्होंने पानी तापे न कहा है तो तापस्वेद हम दे सकते हैं, तो हॉट वाटर बैग रखनी है जिसका स्वेदन रुग्ण के उदर पर बीच बीच में हमें करना होता है। और एक बात, जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी स्टार्ट होना आवश्यक है, तो रुग्णों को कहना है कि हमारे क्लिनिक में ही वो चलता रहे थोड़ी देर के लिए। बहुत बार रुग्ण औषध लेता है, मॉर्निंग में जल्दी उठा हुआ रहता है, छुट्टी होती है, पेशेंट सो जाता है हमारे सामने, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सोना नहीं है रुग्ण को उठाना है, इसीलिए रुग्ण आपके सामने होना बहुत आवश्यक है। फिर जैसे कि विरेचक द्रव्य का पाचन हो जाता है, 2 बजते हैं 3 बजते हैं, लेकिन वेगों की शुरुआत नहीं होती, अग्नि बहुत ही प्रदीप्त हो जाता है, ऐसी अगर कंडीशन है तो वहाँ पर इतने देर तक रुकना ही नहीं है। 2-3 के बाद आपके सामने पेशेंट है, आपको समझ में आ रहा है कि वेगों की प्रवर्तन नहीं हो रहा है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण आप दे सकते हो। यहाँ पर जैसे लिखा है सस्नेह लवणम, तो हिंगवाष्टक चूर्ण देना है। उसके साथ सुख विरेचन कषाय और एरंड तेल, क्योंकि सस्नेह होना आवश्यक है। रुग्ण वृक्ष आहार करने वाला है, मे भी क्रूर कोष्ठी है, विष्टंभ है, तो वहाँ पर सुख विरेचन कषाय, उसमें एरंड स्नेह 10 to 20 ml और उसके साथ हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत ही कम मात्रा में लगता है, लेकिन लगता है वो अगर आपने दिया
तो तुरंत एक 10 मिनट में वेगों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ऐसे है बहुत बार कफों का शीतगुण, वात का शीतगुण, इसके आवरण की वजह से वहाँ पर वेगों की शुरुआत नहीं होती, स्पेशली जैसे मैंने हेमंत ऋतु कहा उस समय। तो अगर इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो हिंगवाष्टक चूर्ण और नींबू शरबत अनुपान के स्वरूप में, या क्योंकि अम्ल रसात्मक है, या हिंगवाष्टक चूर्ण, एरंड स्नेह और सुख विरेचन कषाय, इस तरीके का अगर योग आपने उसमें दिया तो वेगों की शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने एक दिशा दर्शन के लिए सस्नेह लवणम लिखा है, तो ये प्रयोग हम कर सकते हैं। ये जो है ये एक्चुअली जो बस्ती है ये बस्ती पहले देने के लिए बोली है, क्योंकि रुक्ष अगर रुग्ण है, क्रूरकोष्ठी है, आपको दिखाई दे रहा है कि वात का डोमिनेंस है, ऐसे अगर रुग्ण है तो वहाँ पर विरेचन देने से पहले अनुवासन या फलवर्ती देने का निर्देश है। बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो रेफरेंस है अष्टांग का और चरक का, ये उसके लिए आया है कि पहले आपको अनुवासन देना है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, लेकिन एक भी वेग नहीं आता। हिंगवाष्टक दिया तो भी वेगों का प्रवर्तन नहीं हुआ, ऐसे हुआ है मेरे भी साथ। तो दशमूल का अगर बस्ती आप देते हो वहाँ पर गोमूत्र संयुक्त, तो एक बार वो अनुलोमन वात का हो जाता है तो उसके बाद विरेचन के वेग स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये बस्ती का रेफरेंस एक्चुअली पूर्वोदद्यात ऐसे है, पहले देना है, लेकिन इस तरीके का उपयोग भी कभी कभार हम कर सकते हैं। अल्प प्रवृत्त तो फिर भी यानी कि ये अल्प प्रवर्तन का ही अभी तक चल रहा है। तो अगर ऐसे है कि आपने सारी चीज़ें की लेकिन फिर भी वेग नहीं आया, ऐसे हो सकता है, तो उस दिन रुग्णों को कुछ भी द्रव्य 2-3 के बाद नहीं देने विरेचन के लिए। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपने बहुत लेट किया अगर द्रव्य देने में, तो रात में कभी तो विरेचन के वेग स्टार्ट हो जाते हैं और वो बहुत तकलीफ, यानी कि रुग्णों को बहुत तकलीफ होती है। तो 2 एक बार बच गए, पित्त का काल चला गया, तो उसके बाद हमें विरेचक द्रव्य नहीं देने हैं। उस दिन रुग्णों को कुछ भी नहीं करना है, रात में उसे मूंग दाल की खिचड़ी या मुदगयूष फिर से रिपीट करना है, उसके साथ अम्लरस जैसे मैंने कहा वो फिर से रिपीट करना है, और नेक्स्ट डे उसे विरेचन औषध, अभी आपको पता है कि ये द्रव्य ये क्वांटिटी में हमें विरेचन उसका नहीं मिला था, तो इसका मतलब हमारा जो मात्रा है उसमें कुछ गलती है, अनुपान है उसमें कुछ गलती है, या द्रव्य है उसमें कुछ गलती है। तो ये सोचकर उससे भी तीव्र या मात्रा ज़्यादा देकर अनुपान बदलकर फिर से हमें विरेचन देना होता है दूसरे दिन। उस दिन कुछ भी नहीं करना है, रुग्णों को वैसे ही रखना है। फिर कफ संश्रुष्ट, यहाँ पर अगर रुग्ण है और आपने उसे विरेचन दिया और वमन स्टार्ट हुआ, प्रतिलोमित हुई गति और कफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा, और वमन का शुरुआत हुई, तो उसे जो वमन हो रहा है तो सैंधव जल से ही सही, लेकिन जो भी वेग आ रहा है तो उसे उद्युक्त करना है, उसे वमन देना है, क्योंकि इसका मतलब है कि कफ का अधिक्य है, वमन हो रहा है, यानी अपना जो शरीर है वो खुद ही दोषों का निर्हरण कर रहा है, तो वमन को ही सपोर्ट करना है, पहले वमन ही करना है, फिर बाद में लंघन देकर उसके बाद पूरा स्नेहन स्वेदन जो भी आपकी प्रोसीजर रहेगी, संसर्जन, स्नेहन स्वेदन, और बाद में उसे विरेचन फिर से देना है। तो इस तरीके से ये हमें पता होना आवश्यक है कि क्लिनिक में अगर रुग्ण हमारे सामने इस तरीके के सिम्टम्स लेकर आता है तो हमें क्या करना है। अभी हम विरेचन व्यापक की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि मुझे 1 घंटा दिया था और 1 घंटा 10 मिनट बाकी है 1 घंटे में, तो विरेचन व्यापक की ओर हम आए हैं, ये हम कंप्लीट कर ही सकते हैं। तो आत्मानं परिकर्तश्च स्रावो रुद्गात्रयोर्ग्रहः जीवादानं सविभ्रंशः स्तंभसोपद्रवक्लमः अयोगात अतियोगाच दशयिता व्यापदो मतः। तो अभी तक के जितने मैंने अष्टांग के जो रेफरेंस दिए, तो ये सारे के सारे अल्प या अवेग के थे, क्योंकि वहाँ पर वो क्लियर कट, और ऐसे पेशेंट हमें मिलते ही है। अगर आपने विरेचन आपके क्लिनिक में होते हैं तो ये आपको समझ में ही आएगा कि ये इस तरीके के रुग्ण हमारे सामने होते ही है जिनका प्रवर्तन बहुत ही कम होता है। अतियोग के भी कभी कभार आते हैं, मैंने लक्षण इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ग्रंथोक्त बहुत मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन जो हमारे क्लिनिक में आते हैं पेशेंट, जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, अकॉर्डिंगली ही मैंने ये सारी यानी कि स्लाइड्स फॉर्म की थी। तो ये विरेचन व्यापक जो है उसमें कुछ व्यापक तो हमें हमेशा दिखाई देते हैं, इसीलिए ये 10 व्यापक हम थोड़े से डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में इसका मतलब है, पहले जैसे कि आधमान मैंने अयोग अतियोग में वो कैटेगराइजेशन ऑलरेडी किया है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि आधमान है या परिस्राव है, रुद्ग्रह है, अंगग्रह है। तो रुद्ग्रह ऐसे डायरेक्टली कभी कभी रुग्ण नहीं कहता, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि अंगमर्द है या गौरव है, इस तरीके के लक्षण रुग्ण हमें बताता है।
तो नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली वो शब्द लेकर रुग्ण हमें कुछ कहे, लेकिन ऐसे हो सकता है। इसमें भी मैंने ये बहुत ब्रीफ लिखा है, आप अगर ग्रंथ में देखते हो तो बहुत ही डिटेल में इसका वर्णन है, लेकिन ये ब्रीफली मैंने एक इसका आइडिया आने के लिए लिखा है। तो अगर अयोग है तो इसका मतलब आप कहीं पर भी ये बाकी सारी चिकित्सा देखिए तो अयोग है तो आपको फिर से आइदर विरेचन देना है या वहाँ पर निरूह देना है, यानी कि दोषों का शोधन करना है। ये हमेशा याद रखना है हमें। तो जैसे आधमान है तो ये भी कैसे है ना कि ये वैद्य व्यापद या वैद्य प्रमाद हेतुवशात होने वाले ये सारे व्यापद है, क्योंकि हम अज्ञ वैद्य तो है ही, इतना नॉलेज हमें नहीं होता। बहुत बार जैसे मैंने कहा कि रुग्ण से भी कुछ गलतियां हो जाती है, तो यहाँ पर बहुदोषावस्था अगर है और उसमें अल्पवीर्यवान औषधि का अगर उपयोग किया जाता है विरेचन के लिए, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी ऐसे होता है कि त्रिवृत लेहम उस रुग्ण के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा सौम्य हो जाता है। गंधर्वरी तक की तो बात ही छोड़िए, लेकिन ऐसे हो जाता है कभी कभार। तो ऐसी अवस्था में सिर्फ रुजा या शूल उत्पन्न करके विरेचन के 1 2 3 4 वेग हो जाते हैं, लेकिन अच्छे से विरेचन नहीं होता। 10 के पहले अगर विरेचन रुक जाता है, 10 वेगों के पहले, तो हीन योग तक भी हम नहीं आए हैं, ये हमेशा याद रखना है। दूसरी एक बात ये रहती है कि वेग हम कैसे काउंट करते हैं, ये भी एक बहुत बार होता है कि ये हीन योग है या कैसे हम काउंट कैसे करेंगे। तो जैसे कि एक हमेशा कहा जाता था कि हमें जैसे पढ़ाया गया है तो खांसी का वेग आता है तो ऐसे आता है, तो ये कितने वेग हुए? 1, है ना। बाद में मैं रुककर फिर से खांसती हूँ तो वो दूसरा वेग। तो इस तरीके से रुग्ण अंदर गया, उसको 1 वेग आया, 1 हीन आया, तो वो 1 ही वेग में काउंट होगा, वो उपवेग है उसके। दूसरी बार गया, दूसरी बार हो गया, ये दूसरा वेग हुआ, ये दूसरा वेग है, ठीक। तो ये बाकी के उपवेग हो सकते हैं। हाँ, रुग्ण अंदर जाता है कभी कभार 5 मिनट 10 मिनट तक अंदर ही रहता है, वो कहता है नहीं मैडम ऐसे लग रहा है कि हो रहा है करके, क्योंकि बाहर से हमें पूछना पड़ता है ना कि कुछ चक्कर आ रही है, भ्रम है, कुछ है, ऐसे पूछना पड़ता है। तब वो कहता है कि नहीं मैं अंदर ही रुकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है, मैं बाहर आता हूँ तो फिर से मुझे हो जाएगा। तो ये जो बीच वाली जो गैप चली जाती है उसके बाद फिर से उसे वेग आता है, तो ये दूसरा वेग आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ वेगों का काउंट कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्षण भी क्या है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन 10 के पहले अगर वेग रुक जाते हैं तो हीन योग ही है, यानी कि हीन योग भी नहीं कहूँगी, वो योग ही नहीं है कुछ भी, तो अयोग ही हो चुका है। आपको फिर से आइदर विरेचन नेक्स्ट डे देना है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी होती है, प्रैक्टिकली ऐसे पेशेंट हमें मिलते हैं। फिर जैसे परिकर्तिका के बारे में ऐसे होता है कि बहुत बार रुग्ण का परीक्षण ही हम प्रॉपरली नहीं करते और उसे हिस्ट्री होती है कभी परिकर्तिका की, लेकिन हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हमने पूछा ही नहीं है रुग्ण को कि आपको परिकर्तिका का कभी उसकी तकलीफ थी क्या या अर्श था क्या था, ऐसे हम पूछते ही नहीं है, डायरेक्टली पेशेंट को विरेचन के लिए पोस्ट करते हैं। तो बेटर है कि रुग्ण परीक्षण जब हम करते हैं तो परिकर्तिका की अगर हिस्ट्री है तो ये भी पूछना बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्योंकि वो वुंड तो हील हो चुकी है, लेकिन जब 20-25 वेग आ जाते हैं तो घर्षण की वजह से परिकर्तिका भी हो सकती है। तो ये हमेशा याद रखिए, परिकर्तिका के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। और रक्तस्राव रुग्ण अगर कहता है तो बहुत हमें एक घबराहट हो जाती है कि मल प्रवर्तन के साथ रक्तस्राव हो रहा है, तो बाद में फिर से आपको रुग्ण का परीक्षण करना होता है, गुदा परीक्षण, और देखना होता है कि एक्चुअली वहाँ पर परिकर्तिका है। फिर रुग्ण बताता है कि हाँ मुझे 2 साल पहले परिकर्तिका का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। ऐसी अगर अवस्था है तो वहाँ पर जात्यादि तेल जैसा या शतधौत घृत जैसा कुछ पिचू तुरंत देना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो व्रण है वो ओपन हो चुका है और एक बार विरेचक औषध पाचन की अपेक्षा रखता है, वो ऑलरेडी पचन होकर अभी विरेचन के वेग स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा उसमें फिर गड़बड़ हो सकती है। आपको स्निग्ध या शीतल लेप लगाना आवश्यक हो जाता है, अवगाह भी शीतल द्रव्यों से युक्त करके अवगाहन के लिए रुग्णों को उसमें बिठाना होता है। इस तरीके के कुछ न कुछ उपाय उसमें हमें करने होते हैं और वो अत्येक चिकित्सा हो जाती है, अत्येक अवस्था हो जाती है। इसीलिए रुग्ण आपके सामने होना बहुत आवश्यक है। परिस्राव, रुद्ग्रह, अंगग्रह, जैसे मैंने अभी कहा, परिस्राव का भी जैसे कहा कि बहुत ही, यानी कि एक तो थोड़े थोड़े मुर्मू और थोड़े थोड़े वेग आते हैं। जैसे कि रुग्णों को हम बाहर ही एजुकेट करते हैं, मैं उनको एक ऐसे चार्ट देती हूँ कि टाइमिंग आपको लिखना है और उत्तम वेग, मध्यम वेग और हीन वेग, इसके अंडर आपको टिक मार्क करनी है, या 1 वेग 2 वेग ऐसे लिखना है। तो रुग्ण जैसे अंदर जाता है तो उसे ही पता होता है, वही परीक्षण कर सकता है कि वेग कितना फोर्सफुल हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है।
तो अकॉर्डिंगली आप ये समझ सकते हो कि ये उत्तम वेग था, मध्यम वेग था या हीन वेग था। तो ये मार्क करने के लिए आपको पेशेंट को कहना है, बाहर ही उसे एजुकेट करना है, और अंदर से बाहर आने के बाद एक 2 मिनट का या 5 मिनट का यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन टाइमिंग लिखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसे होता है कि अगर 1-2 घंटे के बाद एक एक वेग आता है तो इसका मतलब वेग एक्सेलरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर देना है। तो अयोग के जितने सारे अभी तक के मैंने उदाहरण बताया कि हिंगवाष्टक देना है, गर्म पानी देना है, हॉट वाटर बैग देना है, उसे चलने के लिए कहना है, ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी बताई, या बस्ती देनी पड़ेगी, ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी बताई, तो वो करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए टाइमिंग लिखना बहुत आवश्यक है। तो प्रैक्टिकली ये हमेशा करिए कि रुग्णों को टाइमिंग लिखने की आदत डालिए, और बीच बीच में रुग्णों को भी देखिए आप जाकर। नहीं तो विरेचन एक रूम में चल रहा है, हमें पता ही नहीं है, डायरेक्टली 6 बजे हम समझ में आता है कि अरे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए रुग्ण आपके सामने होना बहुत आवश्यक है। फिर अंगग्रह रुद्रग्रह का तो मैंने कहा। उसके बाद जैसे जीवादान, तो मेरे तो क्लिनिक में आज तक इतना जीवादान तक ये व्यापन नहीं कभी उत्पन्न हुआ, लेकिन मे भी हो भी सकता है। और तभी जैसे मैंने ये शीतल परिषेक और अभी का जो मैंने कहा कि रक्तस्राव हो रहा है परिकर्तिका से, वही सारे उपचार यहाँ पर भी दिए हैं। संतर्पण किया है, ये हमेशा याद रखना है कि संतर्पण की जो सारी यानी कि मंथ है, जितने सारे लाजा मंथ है या खरजूरादी मंथ है, तो ये सारे मंथों का प्रयोग हमें करना होता है, या दाड़िम का मंथ है, तो ये सारा करना होता है संतर्पण के लिए। ये हमेशा वहाँ पर याद रखना है। जैसे कि विभ्रंश है, तो विभ्रंश भी आज तक कभी मैंने नहीं देखा मेरे क्लिनिक में कि एकदम गुदा का भ्रंश है या इस तरीके से। तो परीक्षण करना है आपको पहले ही, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि रुग्ण का परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। लेकिन विभ्रंश गलती से भी अगर हो जाता है तो वहाँ पर गुदस्थापन स्तंभन, जैसे मैंने कहा कि चांगेरी घृत है या कुछ कल्क है ऐसे कि जो कि ये जो स्ट्रॉन्स है इसके लिए हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं, मूषक तेल है, ये सारा पिचू जो है इसका वो हम रख सकते हैं। फिर स्तंभ है, तो स्तंभ भी ज़्यादा कभी नहीं दिखाई देता, कभी कभार जैसे मैंने कहा कि अंग गौरव, अंगमर्द ऐसे लक्षण अयोग में दिखाई देते हैं। लेकिन स्तंभ भी अगर दिखाई देता है तो वहाँ पर आपको तीक्ष्ण विरेचन या तीक्ष्ण बस्ती, तो तीक्ष्ण बस्ती स्तंभन का एक मैं इतना ही कहूँगी कि अयोग अगर होता है, वेग नहीं अच्छे से आते, तो शोधन बस्ती का उपयोग आप जरूर कर सकते हो। जो मैंने उत्क्लेशन बस्ती सुश्रुत का रेफरेंस दिया था, उसके तुरंत बाद नेक्स्ट बस्ती जो है वो शोधन बस्ती है। तो शोधन बस्ती का प्रयोग, उसमें भी त्रिवृत है, गोमूत्र है, कांजी है, दूध है, इस तरीके के द्रव्य उसमें है, तो उसका प्रयोग हम शोधन के स्वरूप में कर ही सकते हैं। फिर उपद्रव यानी अनेक प्रकार के बाकी के स्तंभ, शूल, गात्रग्रह, इस तरीके के उपद्रवों का वर्णन है। और क्लम यानी कि भ्रम जैसे कुछ लक्षण उत्पन्न हो रहे क्या, या गौरव है, तंद्रा है, क्लम है, ऐसे अगर लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पाचन तो करना ही होता है, लेकिन बाद में तीक्ष्ण शोधन उसे देना होता है। क्योंकि भ्रम अगर है वहाँ पर, तो भी वहाँ पर एक तात्कालिक चिकित्सा के स्वरूप में आप संतर्पण कर सकते हो, या जैसे मैंने अभी मंथ या ये जो योग कहे उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसे फिर से शोधन देने की आवश्यकता होती ही है। तो जो विरेचन जिसके लिए हम नहीं कर सकते, उनके लिए हम तीक्ष्ण बस्ती या शोधन बस्ती का प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं बाद में। तो ये भी हमें एक याद रखने वाली चीज़ है। भले ही आज विरेचन का सेशन है, लेकिन विरेचन में भी हम बस्ती का प्रयोग कब कर सकते हैं ये पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरा 1 घंटा एग्जैक्टली यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन पश्चात कर्म है तो वो 2-5 मिनट में हमारा हो जाएगा। पश्चात कर्म में हमें सबको पता है कि धूमपान छोड़कर बाकी के कितने जो भी सारे संसर्जन क्रम है तो उसका प्रयोग हमें करना है। जैसे कि पेया, विलेपी, कृतयुष, अकृतयुष, कृतयुष, ये जो सारा है वही रेजिमेंट हमें इसमें भी संसर्जन क्रम में इसका प्रयोग करना है। लेकिन फिर भी यूष का प्रयोग भी आप उसमें कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पेया। तो डायरेक्टली मुद्गयूष का प्रयोग भी कर सकते हो, अकृत मुद्गयूष, फिर कृत मुद्गयूष, ऐसे भी इसका भी प्रयोग हम संसर्जन क्रम में कर सकते हैं। जैसे शारंदर ने कहा है कि प्रवात सेवा, शीतांबु, स्नेह, अभ्यंग, ये सब सारी चीज़ें ना, ये हमें ऐसे लगता है ये क्यों दिया है। एक रुग्ण ने ऐसे किया था कि विरेचन होने के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि मैं क्लिनिक में रुका हूँ तो थोड़ा सा ऐसे चिपचिपाहट महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने स्नान कर लिया, और वो भी यानी कि पूरा, हाँ, और शीत जल से स्नान किया, बहुत गर्म हो रहा था, शरद ऋतु था इसलिए। तो उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ही शिरोगौरव, शिरशूल, ये लक्षण मैंने खुद देखा है।
तो हमें ऐसे लगता है कि ग्रंथ में इतने सारे क्यों आते हैं, हमें वो याद रखने पड़ते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि एग्जाम में लिखने होते हैं, ओरल में पूछे जाते हैं, तो ये क्यों है। लेकिन इसका बहुत ही महत्व है। व्यायाम, एक रुग्ण ने मुझे कहा था कि मैं व्यायाम के बिना, जिम के बिना नहीं रुक सकता, तो आज मेरा वमन विरेचन हुआ है तो मैं कल से ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। तब ये तो मैंने पहले ही, इसीलिए ये एजुकेट जो मैं बार बार कह रही हूँ कि रुग्णों को जब आप स्नेहपान तालिका देते हो तभी इसका एक आपको बोलना होता है कि विरेचन के बाद संसर्जन क्रम भी जब चल रहा है तब भी आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो उसमें प्रधान पहला है वो है व्यायाम, क्योंकि यंगस्टर्स में जिम की बहुत क्रेज़ है और वो तुरंत विरेचन या वमन के बाद जिम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि स्थौल्य वाले पेशेंट्स भी हमारे पास बहुत आते हैं और वो स्थौल्य है मैडम, हमने पैसे भरे ऑलरेडी जिम के, अभी 10 दिन तो ऑलरेडी गए हैं, फिर और 5-6 दिन जाएंगे संसर्जन के, ये कैसे हो सकता है। ऐसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज लेकर पेशेंट आपके पास आता है। तो ये फॉर्मली आपको बताना है कि ये चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अगर ये नहीं हो सकती तो हम वमन या विरेचन नहीं कर सकते। तो ये एथिक्स हमें भी ये फॉलो करने हैं कि वमन विरेचन के जो भी उसके एक अर्थ व्यवहार उसका जो है वो आंखों के सामने न रखते हुए रुग्ण का हित भी हमें देखना होता है, ये हमेशा याद रखिए। और रुग्णों को ये पूरा पहले से ही काउंसलिंग अच्छे से करिए कि आप व्यायाम नहीं कर सकते। और ये जो महादोषकर विषय है उच्चैर्भाष्यम रथक्षोभम अतिचंक्रमणासनैः, ये सारे पंचकर्म के लिए एप्लीकेबल है, वो यहाँ विरेचन के लिए भी एप्लीकेबल है। अजीर्ण अहितभोज्य च दिवास्वप्नम समैथुनम, तो ये सारी चीज़ें। समैथुनम के बारे में फिर से एक कहूँगी, बीज शुद्धि के लिए पेशेंट हमारे पास आता है तो वो मेंसेस के तुरंत बाद आता है, एक 10-12 दिन में हमारा विरेचन हो जाता है, उसके ओव्यूलेशन पीरियड आ जाता है, फिर रुग्णों को ऐसे लगता है कि ओव्यूलेशन, क्योंकि आजकल सब लोगों को पता है कि ओव्यूलेशन कब होता है और वो खुद ही सोनोग्राफी करके भी आते हैं हमारे पास, है ना, कि ओव्यूलेशन स्टडी लेकर आते हैं, तो उनको पता होता है कि इस दिन ओव्यूलेशन होने वाला है। और फिर यहाँ पर ये जो हम कहते हैं कि समैथुन, यानी मैथुन उस समय संसर्जन क्रम के बाद नहीं या उसमें नहीं होना चाहिए, ये कभी कभी फॉलो नहीं किया जाता। तो रुग्णों को कहता है कहाँ हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, लेकिन सटल लेवल पर, सटल सेल्युलर लेवल पर जो भी चीज़ें, जो वात प्रकोप होता है वो बाद में उसी रुग्णों को कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाता है। तो इसीलिए ये पहले से बीज शुद्धि वाले स्पेशली रुग्ण जब आते हैं तब ये पता होना आवश्यक है, ये रुग्णों को एजुकेट करना आवश्यक होता है कि भले ही तब आपका ओव्यूलेशन पीरियड है लेकिन इस महीने का ओव्यूलेशन पीरियड हम नहीं लेंगे, उसके बाद का ओव्यूलेशन पीरियड लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारा एक पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका विचार हमें करना है और रुग्णों को भी हमें करवाना है, उसके म्हणजे गळी उतरवायला लागतं, इस तरीके से ये हमें करना होता है। तो इसी पूरे पश्चात कर्म के साथ मैं रुक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, गापा के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और टेक होम मैसेज अगर कुछ है मेरे लेक्चर का तो विचारणा स्नेह का विचार ज़रूर करिए, ये टेक होम मैसेज है। रुग्ण को एजुकेट करिए, जो पश्चात कर्म के लिए भी एजुकेट करना है वो पहले से ही एजुकेट करिए, और खुद यानी ग्रंथ में जितने सारे योग आए हुए अलग अलग, तो वो पहले हम उसका एक चार्ट बनाकर कौन सी अवस्था में कौन सा द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये खुद का एक होमवर्क करना है, हमें ये समझ लेना है। तो ये 3 एक टेक होम मैसेजेस मेरे ख्याल से मेरे लेक्चर के थे। बहुत बहुत धन्यवाद।